सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है हसल, जिसमें एक बास्केटबॉल का स्काउट एक ऐसे रॉ टैलेंट से मिलता है जो एक प्रो लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर होने के बावजूद भी अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करता था। इसलिए वो स्काउट यानी कि स्टैनली उस रॉ टैलेंट को दुनिया के सामने लाने की कोशिश में लग जाता है। हालांकि स्टैनली का सफर यहाँ से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि वो एक एक्सीडेंट की वजह से बास्केटबॉल से रिटायर होने के बाद NBA के एक टीम फिलाडेल्फिया सिक्सर्स के लिए स्काउट का काम करता था। यानी कि स्टैनली का काम था सिक्सर्स के लिए नए और अच्छे प्लेयर्स को ढूंढना। वैसे तो स्टैनली अपने करियर के खत्म होने के बाद एक कोच बनना चाहता था, पर अब जब वो पोजीशन उसे नहीं मिला था तो ऐसे में बास्केटबॉल से प्यार होने की वजह से वो उसके करीब रहने के लिए स्काउट बनना ही चुनता है। जिसमें इसी बीच जब एक मीटिंग के दौरान सिक्सर्स के लिए प्लेयर को चुना जा रहा था, तब हास नाम के प्लेयर को लेकर सभी के बीच बहस छिड़ जाता है, क्योंकि जहां कोच और बाकी सभी को हास का खेलने का तरीका पसंद था, वही स्टैनली हास के पिछले गेम को देखकर ये समझ चुका था कि हास उनकी टीम के लिए सही नहीं है। हालांकि स्टैनली ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस ओपिनियन को सबके सामने रखा था, यहाँ तक कि उस टीम के मालिक रेक्स के सामने भी, ये जानते हुए भी कि उसके बेटे यानी कि विंसेंट को भी हास पसंद है। इसलिए रेक्स, जिसे स्टैनली के काबिलियत पर बिल्कुल शक नहीं था, वो स्टैनली के फैसले के साथ ही जाता है और उसे प्रमोट करते हुए असिस्टेंट कोच बना देता है, जो कि स्टैनली का सपना भी था। हालांकि स्टैनली का ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि रेक्स उसी शाम मारा जाता है, जिसकी वजह से टीम का पूरा कंट्रोल आ जाता है विंसेंट के हाथों में, जो अपने पिता के गुजरने के 3 महीने बाद स्टैनली को डिमोट करते हुए उसे फिर से स्काउट बना देता है। इन शॉर्ट, रेक्स के मरने के बाद विंसेंट ने हास को टीम में ले लिया था, लेकिन कुछ गेम के बाद वो भी ये समझ गया था कि हास को लेकर स्टैनली का कहना सही था। इसलिए वो स्टैनली को एक अच्छा प्लेयर ढूंढने को कहता है, जिसको करने में अगर स्टैनली कामयाब रहा तो बदले में विंसेंट उसे फिर से प्रमोट करके टीम का कोच बना देगा। जिसको सुनकर ना तो स्टैनली खुश था और ना ही स्टैनली की बीवी, जो इन सब को सुनने के बाद उसे जॉब छोड़ने का भी सलाह देती है। यहाँ तक कि स्टैनली के कॉलेज के टीममेट लियोन भी उसे सिक्सर्स को छोड़कर उसे प्लेयर्स का एजेंट बनने को कहता है, पर स्टैनली ऐसा ना करते हुए नए टैलेंट के तलाश में पहुंचता है स्पेन में, जहाँ शुरुआत में कई सारे स्कूल और कॉलेज के गेम को देखने के बाद भी उसे ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं मिलता जो उसके डिस्क्रिप्शन में फिट बैठे। जिससे थक हार कर एक दिन यूं ही स्टैनली सड़कों पर घूम ही रहा था कि तभी उसका नजर एक लोकल पिकअप गेम पर पड़ता है, जिसमें बो क्रूज नाम का एक लड़का शर्त में पैसे जीतने के लिए उस गेम को खेल रहा था। पर इस बात से अनजान स्टैनली को बो का गेम इतना चौंका देता है कि वो बो क्रूज से बात करने के लिए खुद को नहीं रोक पाता। इसलिए वो बो के घर तक उसका पीछा करता है, लेकिन बो क्रूज, जो कि स्टैनली को नहीं जानता था, वो उसे कोई घुसपैठिया समझकर उसे डराकर भगाने की कोशिश करता है। पर अब जब स्टैनली का मकसद कुछ और ही था, तो ऐसे में स्टैनली NBA के एक पॉपुलर प्लेयर को वीडियो कॉल करता है, ताकि बो को ये यकीन हो सके कि वो उसे NBA में शामिल करने आया है। हालांकि शुरुआत में तो स्टैनली को ये लगा था कि बो किसी टीम का हिस्सा जरूर होगा, पर ये सुनकर कि वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए बास्केटबॉल खेलता है, स्टैनली को ये सुनकर यकीन नहीं होता। इसलिए वो उसके अगले दिन बो को स्पेनिश नेशनल टीम के साथ वर्कआउट करने ले जाता है, ताकि वो विंसेंट को बो क्रूज का टैलेंट दिखा सके। लेकिन बो के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी विंसेंट बो को देख उतना एक्साइटेड ना होने की वजह से उसके लिए हार नहीं बोलता। इसलिए स्टैनली को मजबूरन इस मैटर को अपने हाथ में लेना पड़ता है। यानी कि स्टैनली बो को ये झूठ बोलकर अमेरिका ले जाता है कि उसे टीम का हिस्सा बना लिया गया है, पर अमेरिका के जमीन पर पैर रखते ही उसका परेशानी शुरू हो जाता है, क्योंकि स्पेन में एक असॉल्ट का केस होने की वजह से अमेरिका के एयरपोर्ट पर बो को रोक लिया जाता है। हालांकि इन सबसे अनजान स्टैनली अपने एक वकील दोस्त की मदद से बो को छुड़वा लेता है, पर बो को इस वार्निंग के साथ छोड़ा जाता है कि अगर उसने वहाँ कोई वायलेंस किया तो उसे वापस स्पेन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पर इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, स्टैनली बो को एक शो केस में लेकर जाता है, जिसको न सिर्फ उसके दोस्त लियोन ने ऑर्गेनाइज किया था, बल्कि वहाँ सभी टीमों के मैनेजर और उनके मालिक भी मौजूद थे, यहाँ तक कि विंसेंट भी। यानी कि बो को अपने टैलेंट दिखाने का बहुत ही अच्छा मौका मिला था। वैसे तो शुरुआत में बो काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस मैच आगे बढ़ता है, वैसे वैसे बो को मानो कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो गेम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। जिसका रीजन होता है कर्मिट नाम का एक प्लेयर, जो बो का ध्यान भटकाने के लिए उसके फैमिली को लेकर उल्टे सीधे बातें करने लगा था। यानी कि सबको इम्प्रेस करने का ये मौका वो अपने हाथों से गवा चुका था। पर फिर भी आखिरी कोशिश करते हुए स्टैनली विंसेंट से बो को टीम में लेने की बात करता है, जिसने ऑलरेडी कर्मिट को टीम में ले लिया था। इसलिए विंसेंट न सिर्फ पहले की तरह अपने फैसले पर अड़ा रहता है, बल्कि वो सभी के सामने स्टैनली को भी बेइज्जत करता है, जो कि स्टैनली का लिमिट क्रॉस करने के लिए काफी था। इसलिए वो आखिर में वही करता है जो उसकी बीवी ने करने को कहा था, यानी कि वो सिक्सर्स को छोड़ देता है। लेकिन वो इस बारे में बो को नहीं बताता, वो बस उसे सेंसिटिव होने की वजह से उसे कमजोर बताता है, ताकि वो मेंटली भी खुद को मजबूत करे, क्योंकि इस तरह के गेम में ट्रस्ट टॉक होना कोई नया बात नहीं था। जिसको कहकर स्टैनली बो को हर एक दिन ट्रेन करता है NBA के उस ड्राफ्ट कंबाइन के लिए, जो 6 हफ्तों में होने वाला था, जो कि दरअसल किसी भी टीम में शामिल होने का एक इकलौता रास्ता था। इसलिए हर एक दिन स्टैनली बो का ट्रेनिंग और भी मुश्किल कर देता है।
हालांकि स्टैनली अभी तक बो का सारा खर्चा उठा रहा था, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल के साथ साथ उनके खाने का भी, जो स्टैनली के लिए तो प्रॉब्लम था। लेकिन फिर भी वो बो से इस सच्चाई को छुपा कर रखता है कि उसका खर्चा सिक्सर्स नहीं बल्कि वो उठा रहा है, जो कि स्टैनली बस इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बो के टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहता था। पर इसमें भी एक और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। इन शॉर्ट, विंसेंट एक इंटरव्यू के दौरान बो का क्रिमिनल होने का बात को रिवील कर देता है, जो कि न सिर्फ बो को एनबीए के ड्राफ्ट कंबाइन से निकालने के लिए काफी था, बल्कि यहाँ बो को स्टैनली के सारे झूठ के बारे में पता चल जाता है, जो कि उनके बीच दरार डालने के लिए काफी तो था ही। पर इस पर्सनल इश्यू को सुलझाने के बाद स्टैनली फिर से बो को ड्राफ्ट कंबाइन में डालने की कोशिश में लग जाता है, जिसके लिए वो अपने बेटे का मदद लेते हुए बो के प्रैक्टिस का वीडियो बनवाता है, जिसको इंटरनेट पर वायरल होता देख स्टैनली हर एक लोकल बास्केटबॉल के कोर्ट में जाकर लोकल प्लेयर्स को पैसों के बदले में बो के खिलाफ खेलने के लिए चैलेंज करता है। लेकिन वहाँ ऐसा कोई नहीं होता जो बो को टक्कर दे सके, जिसको देख हर एक बास्केटबॉल फैन बो को एनबीए में भेजने के लिए सपोर्ट करने लगते हैं। इन शॉर्ट, इस चीज की वजह से कुछ ही समय में बो न सिर्फ एक सेलिब्रिटी बन चुका था, बल्कि उसे कॉम्बाइन में भी हिस्सा लेने का मौका मिल गया था। लेकिन जिंदगी में पहली बार बो को नर्वस देख स्टैनली अपने पैसों से बो की माँ और बो की बेटी को भी बुलवा लेता है। वैसे तो बो इससे मोटिवेट हो जाता है, लेकिन कॉम्बाइन में फिर से उसका सामना होता है कर्मिट से, जो पहले की तरह ही माइंड गेम खेलते हुए प्रैक्टिस मैच के दौरान बो के बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, ताकि बो फिर से अपना आपा खो दे, जो कि होता भी है। पर ये चीज वायलेंस के हद तक बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, बो के इस एक्शन की वजह से उस पर वायलेंस लड़का होने का टैग लग चुका था, इसलिए इस सफर को खत्म समझकर स्टैनली बो को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। लेकिन इससे पहले कि स्टैनली एयरपोर्ट से निकलता, उसे लियोन से एक प्राइवेट गेम का खबर मिलता है, जो कि सभी ऑफिस मेंबर के सामने होना था, जिसको सुनकर स्टैनली लियोन के दिए गए मौके को नहीं गवाता, बल्कि वो उल्टा भागकर बो को उस गेम के लिए ले आता है, जहां बो को एक बार फिर से कर्मिट के खिलाफ खेलना था। लेकिन इस दफा कर्मिट का कोई भी माइंड गेम बो पर काम नहीं करता, बल्कि वो अपने काबिलियत को खुलकर दिखाता है, जिसको देख उसका किसी भी टीम में सिलेक्ट होना पक्का था। इसलिए इसको देख स्टैनली बहुत ही प्राउड फील करता है। पर ये मौका खत्म होता उससे पहले ही रेक्स की बेटी वहाँ आकर स्टैनली को फिर से सिक्सर्स में एक असिस्टेंट कोच के रूप में हायर कर लेती है, ये कहते हुए कि विंसेंट की जगह वो अब कंपनी को संभालेगी। और ऐसे ही देखते देखते 5 महीने गुजर जाते हैं। हालांकि बो क्रूस फाइनली गरीबी से बाहर निकलते हुए एनबीए का हिस्सा बन चुका था, लेकिन इसमें आयरनी की बात ये थी कि वो स्टैनली का नहीं बल्कि किसी और टीम का हिस्सा बना था। इसलिए वो एक मैच के दौरान एक दूसरे के आमने सामने भी खड़े होते हैं, पर उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।